Rahim, welcome to my channel Untold Discreet. Today's we study about the generalized pigeonhole principle. अच्छा जी, पहले हमने पढ़ा पिजन होल प्रिंसिपल और उसकी क्रोलरी वगैरह को डिटेल्ड स्टडी किया। इसके प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है मौजूद है। ठीक है जी। जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जनरलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स कर देना। जब पिजन होल प्रिंसिपल है ना जो हमारे पास, वो सिर्फ ये कहता है, वो कहता है कि कोई भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं उसको कम जगह पे रखा जाएगा तो ज़रूर ऐसा होगा कि कुछ जगहों पर ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होंगी। पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है, वो फिक्स हमें वैल्यू नहीं बताता, हमें जनरलाइज नहीं करके देता, हमें एक फिक्स्ड जो लीस्ट पॉइंट है ना, जो बिल्कुल लीस्ट नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर कितनी मौजूद होंगी किसी बॉक्स में, अगर ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो कितनी हैं, ठीक है ना, वो फिक्स नहीं करके देता। पिजन जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल हमें वो भी फिक्सेशन के साथ हमें वो बताता है, ठीक है ना, उन ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। आइए हम इसकी अब डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनटू द के बॉक्सेस, एन ऑब्जेक्ट कोई यानी कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि के ऑब्जेक्ट्स में रखी जा रही हैं। के ऑब्जेक्ट्स कौन सी हैं? यानी कि पॉसिबल, कोई भी पॉसिबल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल जैसे पिजन होल प्रिंसिपल था, उसमें क्या था कि हम होल्स जो होते थे वो कम होते थे, ठीक है। अब एन ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें कि के बॉक्सेस, कोई कह लें कम तादाद वाले बॉक्सेस में रखा जा रहा है, ठीक है। देन देयर इज़ एट लीस्ट वन बॉक्स डेट कंटेनिंग एट लीस्ट एन बाय के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कि एक बॉक्स ऐसा ज़रूर है कि जिसमें एक फ़िक्स तादाद में ये चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। हमें फिक्सेशन नहीं मिलती। जो पिजन होल प्रिंसिपल है ना, वो जस्ट हमें ये बताता है कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगी, उसको कम जगह पे रखोगे, एक जगह ज़रूर ऐसी होगी इसमें दो से ज़्यादा चीज़ें रखी गई होंगी। पिजन होल प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करता है। जबकि जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल हमें फिक्स करके उस जगह पर कितनी, दो से अगर ज़्यादा हैं तो वो कितनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं वो हमें बताता है, ठीक है ना। ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा फाइनल एग्जाम में इसको मोस्टली रखा जाता है, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाता है, ठीक है। इसका प्रूव अक्सर आ जाता है, हमें हमें पेपर में प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है कि जी बताएं इसको कैसे प्रूव किया जाएगा कि एक बॉक्स ऐसा ज़रूर है कि जिसमें एन बाई के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अगर एन ऑब्जेक्ट प्लेस की जाती हैं के बॉक्सेस में। अब मैं यहाँ पर सपोजिशन क्या होती है, कंट्रापोजिशन एंड कंट्रापोजिशन। अच्छा जी, सबसे पहले हम प्रूफ के बारे में पढ़ लेते हैं। कंट्रापोजिशन क्या होता है? कंट्रापोजिशन ये होता है किसी भी चीज़ के आंसर कोई निकले, उस आंसर में आप उसको गलत लो, उसको प्रोसीड करो। ज़ाहिर बात है, एक गलत चीज़ को उठा के मैं अब कहती हूँ 3+2 जो है वो है 6 है मेरे पास। मैं उसको जब प्रोसीड करूँगी, मैं आगे उसको प्लस करके देखूँगी, मैं उस पर दूसरे लिमिट लगा के देखती हूँ, उसे मैं मुख्तलिफ वे यूज़ करके देखती हूँ। वो कभी 3+2 तो हमेशा 5 होता है, 6 तो नहीं होता, ठीक है ना। तो वो गलत ही आंसर दे, ठीक है। गलत जवाब मैंने पकड़ा, मैंने कहा जी ये ठीक है, मैंने गलत चीज़ को उठाया और वो आखिर प्रोसीड होने के बाद गलत ही आंसर दे दे, ठीक है। तो उससे क्या होगा प्रूफ, कि जो चीज़ दी गई है वो सही है, ठीक है। कंट्रापोजिशन ने उसको प्रूव कर दिया है कि जी जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। अच्छा जी, कंट्रापोजिशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और व्यू दे देती हूँ कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे अभी एग्ज़ाम्पल थी 3+2 की, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि कह लें कि कोई स्टेटमेंट आपने उठाई, उसको गलत ले लिया है, एक चीज़ है ही गलत, ठीक है। उसको प्रोसीड किया मैंने, बहुत उसको प्रोसीड करने के बाद उसका जो आंसर है वो भी गलत ही आ जाए, ठीक है ना। जो नेगेटिव लिया है तो उसका आंसर भी नेगेटिव दे वो। ऐसे प्रूव होने वाले प्रूफ को हम लोग कंट्रापोजिशन कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं, सपोज नन ऑफ द बॉक्स कंटेन एन बाय के लीस्ट इन -1 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, हमने जब पिजन और प्रिंसिपल प्रूव किया था तभी मैंने कहा खुद एक प्रूव है और इस पर कोई ना कोई प्रूफ लगा के हमने उसको प्रूव करना होता है, ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद होती है।
अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द के बॉक्सेस, एन ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ज़्यादा अमाउंट की ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि के बॉक्सेस यानी कि फिनाइट बॉक्सेस में रखी जा रही हैं, ठीक है। देन देयर इज़ एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट एन बाय के ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फिक्स तादाद उन्होंने बता दी है, अगर दो या दो से ज़्यादा होंगी चीज़ें तो वो एक बॉक्स में कितनी ज़्यादा होंगी, मतलब वो दो से ज़्यादा है ना, तो वो दो से ज़्यादा कितनी है, 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं, वो एक बॉक्स में कितनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। उस चीज़ को उन लोगों ने बता दिया। अब मैंने कहना है कि देखें, मैंने इसके रिजल्टेंट को उल्ट लेना है, रिजल्टेंट का उल्ट लेना है, और उसको प्रोसीड करने के बाद हमें जो ये आंसर है ना कि एन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इनटू द के बॉक्सेस का भी उल्ट और गलत मैंने प्रूव करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस होगा मेरे पास, जो मेरे पास क्वेश्चन है ना कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनटू द के बॉक्सेस, मैंने इसको भी गलत ही प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे प्रूव होने वाले प्रूव को हम लोग कंट्रापोजिशन कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, रिजल्टेंट मेरे पास क्या था, देन देयर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट एन बाय के ऑब्जेक्ट। ये जो साइन है ना, ये लीस्ट को शो करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस साइन, ये साइन हमेशा लीस्ट को शो करता है, लाइक दैट, राइट, लीस्ट। अब मैंने कहा सपोज नन ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग एन बाय के माइनस वन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये लीस्ट है, लीस्ट का मतलब ये होता है कोई भी डिवाइड करने से पॉइंट में कोई आंसर आएगा, उस पॉइंट में वन प्लस करके, यानी कि उसको में कुछ इजाफा करके उसे लिखो, ठीक है। मैंने उसका इजाफा लिखना था, मैंने उसका कम लिख दिया, माइनस वन लिख दिया, ठीक है, इसका उल्ट ले लिया, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट के एन बाय के। अब मैं चाहती हूँ कि, उन्होंने कहा था ना इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनटू द के बॉक्सेस, अब मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ कि अगर एन आंसर लाया जाए, अब किसी भी तरह से मैं इसको भी ख़त्म करूँ, ये भी यानी कि ये जो मैंने सपोजिशन लिया ना, इसमें ये इस तरह डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाए कि मेरे पास एन आंसर आ जाए, ठीक है। अब एन बाय के के साथ अगर मैं के को के साथ करती हूँ तब भी क्या होता है, एन माइनस वन कम ही आ रहा है, ठीक है। एन में से कुछ कम है, इसका मतलब यही है ना। फिर मैंने क्या किया है, वो कम है, फिर उसमें मैंने कर दिया एन प्लस वन। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ कुछ, लीस्ट का मतलब यही होता है ना, यहाँ पर अब लीस्ट नहीं मैंने यूज़ किया, ठीक है। मैंने लीस्ट को ख़त्म किया और लीस्ट की जगह पे क्या कर दिया, प्लस वन यूज़ कर दिया, और के को के से ख़त्म कर दिया, ठीक है। और मैंने कहा ये छोटा है इससे, तो ज़ाहिर बात है ये छोटा है इससे। ये देखें, यहाँ पे पहले लीस्ट यूज़ नहीं हुआ था, लीस्ट का साइन यूज़ किया माइनस वन, और के को ख़त्म किया ताकि मेरे पास यहाँ पर एन आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन ये एन आंसर नहीं आया, एन माइनस वन आंसर आ गया, ठीक है। इसको ख़त्म करती हूँ ना तो मेरे पास आंसर आ जाए, इसको ख़त्म करती हूँ तो क्या आता है, एन माइनस वन, ठीक है। क्या ये एन से छोटा नहीं है, एन माइनस वन यही है ना कि एन से कुछ कम है, ठीक है। उसको मैंने स्मॉलर लिख दिया। अब मैंने क्या किया, लीस्ट को ख़त्म किया, लीस्ट को ख़त्म किया, यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस माइनस ख़त्म, और ये जो मेरे पास एन बाय के है, के कैसे ख़त्म हो गया और मेरे पास क्या रह गया, एन। तो एन इज़ स्मॉलर देन एन माइनस वन, ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा वेयर द इनइक्वालिटी एन बाय के, यानी कि लीस्ट एन बाय के इज स्मॉलर देन एन बाय के प्लस वन, ऐसा ही है। जब लीस्ट एन माइनस एन बाय के माइनस एन बाय के था, वो हमेशा स्मॉलर होगा एन बाय के प्लस वन से, ठीक है ना। क्योंकि लीस्ट का क्या मतलब होता है, आपके पास कोई पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट को आपने पूरा करना है। फॉर एग्जांपल 7.5 में आता है ना, तो उसको आप कर देते हो 8, ठीक है। लीस्ट का मतलब ये होता है। तो वो कह रहा है कि लीस्ट में जो वैल्यू आएगी वो तो कम होगी, ठीक है, जो कि एन बाय के प्लस वन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हमें पता चला जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं वो लेस देन किसके हैं, एन के, ठीक है जी। दिस कंप्लीट प्रूफ बाय द कंट्रापोजिशन। अब यहाँ पे कंट्रापोजिशन मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो हम मैंने क्या किया था, कंट्रापोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया, नेगेटिव लिया, उससे आपके पास हमेशा गलत ही आंसर आएगा, गलत लोगे तो गलत ही आंसर देगा वो चीज़, ठीक है। आपने सपोज ही कोई चीज़ गलत कर ली, मेरे पास ये दिया गया था, ठीक है, कि एन बाय के कोई ऐसा बॉक्स रूल है कि जिसमें एन बाय के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
के, और उनको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर n होंगी और उनको k बॉक्सेस में प्लेस किया जाएगा तो कोई ऐसा बॉक्स ज़रूर होगा जिसमें n बाई k ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इसका मतलब n बाई k ऑब्जेक्ट ज़रूर होंगी किसी एक बॉक्स में, अगर कितनी ऑब्जेक्ट्स रखी जाए, n ऑब्जेक्ट्स रखी जाए। सही है, यही बात इसमें की जा रही है। मैंने इसका उल्ट लिया, मैंने क्या किया, मैंने कहा n बाई k नहीं बल्कि n बाई k -1 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उल्ट कुछ भी ले सकते हैं आप, इसमें -2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, उल्ट ले लिया और उसको सपोज कर दिया, और मैंने कहा उससे मुझ पे जो साबित हुआ वो क्या हुआ कि जो टोटल ऑब्जेक्ट है वो लेस देन किसके हैं, n के। ठीक है, यानी कि ये देखें हमने ये किया था ना कि n-1 जो है वो छोटा है n के। ठीक है, जो टोटल ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो लेस देन किसके हैं, n के हैं। सही है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये उल्ट, ये सही था, उसका उल्ट ये है। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट उसका उल्ट ये बनता है। सही है ना, मैंने उसका उल्ट लिया, उससे मेरे पास उल्ट आंसर आ गया। अगर मैं इसका सही करती हूँ, अगर मैं उल्ट नहीं लेती, मैं इसका सही लेती हूँ कि n बाई k ऑब्जेक्ट आएंगी किसी एक बॉक्स में, अगर कितनी ऑब्जेक्ट रखी जाए, n रखी जाए, क्या यही लॉ नहीं बन जाता, यही लॉ बन जाता है। ऐसे प्रूफ्स को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उनको उल्ट करें, या उनको सपोजिशन जो हमने साबित कर जाए, अगर वो साबित हो जाए ना प्रूफ, फॉर एग्जांपल ये कंट्रापोजिशन सब साबित हो गया, उसका उल्ट जो भी लिया जाएगा वो रियल स्टेटमेंट होगी। ठीक है ना, ये रियल स्टेटमेंट का उल्ट लिया गया था, जो कि जिसने बिल्कुल उसका अगर शुरू से लेके एंड तक देखा गया उसने वैसे ही आंसर दिया, गलत लिया गया तो उसने गलत ही आंसर दिया। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर सही लिया जाता तो वो भी आंसर क्या देता, सही देता। ये प्रूफ इस तरह कंट्रापोजिशन प्रूव करता है चीज़ को। सही है जी, अब आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि जनरलाइज पिजन हॉल प्रिंसिपल को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, इस तरह के इसके क्वेश्चन किस तरह में आते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अमंग 100 पीपल्स देयर आर एटलीस्ट 100/12 इज इक्वल टू 9 हु बोर्न इन द सेम मंथ। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या होता है, हमने स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि n ऑब्जेक्ट हैं जो कि k बॉक्सेस में प्लेस की जाती हैं। अब मुझे बताएं 100 पीपल पैदा हुए हैं जो कि मंथ्स में पैदा हुए हैं। ठीक है ना, अब कितने मंथ होते हैं, जो k है ना हमारे पास वो हमेशा पॉसिबल थिंग को जाहिर करता है। तो पॉसिबल मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 से ज़्यादा कभी मंथ देखे हैं आपने, बिल्कुल भी नहीं, 12 से कोई भी ज़्यादा मंथ नहीं होते। तो k हमारे पास क्या होगा, 12। सही है जी, और जो टोटल ऑब्जेक्ट होती है, या जिस पर कह लें काम हो रहा होता है, या जिस ऑब्जेक्ट्स को हमने किसी पॉसिबल थिंग में प्लेस करना होता है, उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास पीपल कितने हैं, वो n है, और मंथ कितने हैं हमारे पास k है। जब हम इनकी लीस्ट वैल्यू निकालते हैं ना, 100 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है 8.2 समथिंग। ठीक है जी, जब हम उसको मुकम्मल कर देते हैं, लीस्ट का मतलब ये होता है कि अगर पॉइंट में कोई वैल्यू है तो उसके आगे वाले डिजिट में उसको कन्वर्ट कर दो। जैसे हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ, या कह लें जो एटलीस्ट जितने पीपल पैदा हुए हैं ना, वो साबित हो गया। टू है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास टू बी श्योर एटलीस्ट 6 विल रिसीव द सेम स्कोर्स इफ देयर आर 5 पॉसिबल ग्रेड्स A B C D। मैंने पॉसिबल के बारे में पहले ही बता दिया, अगर आपको किसी भी पॉसिबल चीज़ के बारे में बता दिया जा रहा हो तो वो पॉसिबल थिंग क्या होगी, हमेशा k होगी। सही है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे n पूछा जा रहा है, और हमें बताया गया है, और हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें बताया गया कि n बाई के जो है ना वो एटलीस्ट, जो हमारे पास एटलीस्ट के बाद जो भी बात की जाएगी 6, इसका मतलब 6 हमारे पास जो है वो एटलीस्ट आया हुआ है, n बाई के जो हमारे पास आया है वो 6 आया हुआ है। ठीक है, विल रिसीव द सेम स्कोर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास के उन्होंने क्या बताया था, 5। कैसे हम गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5, केवल 5 ग्रेड्स हैं। सही है, और हमें एटलीस्ट वैल्यू जो बताएगी n बाई के विच इज़ इक्वल टू 6 बताएगा, और हमें कहा गया है कि n मालूम करिए जी, या कह लें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन द डिस्क्रीट मैथ, ये आप मालूम कीजिए। सही है, हमने एक चीज़ पढ़ी, जब मैं लॉ को प्रूव कर रही थी मैंने लिखा था n बाई के +1।
ठीक है। लीस्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n/k जो है वो हमेशा छोटा होगा n/k + 1 से। इज एम राइट? ऐसे ही कहा था मैंने। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, या मुझे लीस्ट n की, या कह लें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन द डिस्क्रीट मैथ क्लास, सही है। मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसी को इस्तेमाल करूँगी। ये जो हमारे पास ये स्टेप था ना, इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं फाइंड करूँगी कि अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या होंगे। ये देखें, यहाँ से यही प्रूव हुआ था कि मिनिमम नंबर ऑफ़ n-1 जो होता है वो छोटा होता है, ये मिनिमम होता है n से। तो इससे हमने यही साबित किया था इस वाली चीज़ से कि जो n होता है, n/k है, वो क्या होता है, इनइक्वलिटी के n/k + 1 से हमेशा कम होता है। क्योंकि देखें, n/k करने से हमारे पास कोई पॉइंट में वैल्यू आती है, टोटल प्लस अगर मैं 1 करूँ किसी भी पॉइंट में, तो वो तो कुछ पॉइंट में ही वैल्यू देगा और कुछ ज़्यादा दे देगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को इक्वल करके किसी एक डिजिट के इक्वल ले आते हैं। लीस्ट इस चीज़ को कहते हैं, जबकि लीस्ट में +1 कर देना, वो पॉइंट में ही आंसर लेके आता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, ग्रेटर होता है इंस्टेड के लीस्ट के, ठीक है। मैंने इस रूल को यूज़ करते हुए क्या किया है, इसको प्रूव किया है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से होंगे। देखें, n/k लीस्ट में हमने लिखे और n/k + 1 स्मॉलर देन इज इक्वल टू 6। इज इक्वल टू 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो उन्होंने लीस्ट वैल्यू या कह लें बता दी है वो 6 के इक्वल है, सही है जी। 6 के इक्वल है और मेरे पास जो बताया गया है वो ये लॉ है। मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास n/k है ना, वो इक्वल टू किसी भी इंटीजर n के इक्वल है, सही है। उसको k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों? मैंने लीस्ट को ख़त्म किया, जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिवाइड बाय k था, वो जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। n/k को मैंने n+1 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब वो किसके इक्वल था, 6 के। अगर मैं 6 को +1 करती हूँ, यानी कि 5 को +1 करती हूँ, तो वो इक्वल टू 6 आता है। बिल्कुल जी। इसका मतलब n/k जो मेरे पास वैल्यू है, उसको मैं 6 के इक्वल रखा है। अगर मैं 6 को यह चाहती हूँ कि n/k वैल्यू लाए, तो मैं क्या करूँगी, 5 + 1 लिख दूँगी, तो वो 6 के इक्वल ही ला रहा है आंसर, ठीक है ना। उन्होंने खुद बताया हुआ है हमारे पास एटलीस्ट कौन से कितने ग्रेड्स हैं, 6 स्टूडेंट हैं जिनके पास सेम ग्रेड्स हैं, सही है ना, उन्होंने ये बात की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम, अगर मुझे उन्होंने बता दिया लीस्ट वैल्यू ये है, ठीक है, इसका मतलब ये अगर मैं जब प्रूव कर रही थी, आपने देखा होगा गौर से, तो n/k जो स्मॉलर होगा हमेशा n/k + 1 से, विच इज़ इक्वल टू 6। उन्होंने खुद लीस्ट वैल्यू 6 बता दिया मुझे। अब मैं क्या करूँगी, उस लीस्ट वैल्यू को मैंने n+1 की सूरत में लिखा है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि n+1 अगर मैं इसको लिखूँ, ये टोटल इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें प्लस करूँ 1 और वो 6 बना सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास 5 ऐसा नंबर है जिसमें 1 प्लस करूँगी तो वो हमेशा क्या देगा, 6 आंसर देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वही लिख दिया n+1, यानी कि 5 + 1। और k मेरे पास क्या था, पॉसिबल जो ग्रेड्स थे वो कितने थे, 5 थे। तो मैंने 5 को क्या किया, नीचे से उठाया और यहाँ पर जाके डिवाइड कर दिया। 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 25। उसमें +1 किया तो इससे हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, 26, ठीक है। अब 26 मिनिमम नंबर हैं, या कह लें 26, अगर मैं इसको इस तरह भी लिख दूँ तब भी ये गलत नहीं होगा, सही है। n इज़ इक्वल टू 26 ऐसे मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं इन डिस्क्रीट मैथ क्लास में। आई होप that you like this video. Please like, comment and subscribe my channel.